तो जो हमारे प्रश्न चल रहे थे प्रधानमंत्री और मंत्री उप प्रधानमंत्री, जो पार्ट 2 चल रहा है और आगे प्रश्न बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, आगे पहला प्रश्न आने वाला है और आपके सामने ये पहला प्रश्न है। बताइए, आंसर दीजिए। शुरू कर लेते हैं। 10 क्वेश्चन मैंने आपको पार्ट 1 में करा दिए। पार्ट 2 में 11वां प्रश्न है, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है, केंद्रीय मंत्री रह सकता है। कितने समय तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है, ये है आपका प्रश्न। बताइए। फौजदार जी, सीमा जी नमस्ते, तुषार जी आ गए? हाँ जी। आरती, अंकित जी राम राम। रश्मि सोलंकी जी आंसर दीजिए। अब मैं शीघ्र से शीघ्र, रश्मि जी ने आंसर दे दिया। ठीक है, व्याख्या नहीं है, आपसे केवल आंसर पूछे जाएंगे। ठीक है, 1 से 10 तक मैंने यूट्यूब पे डाल दिए हुए हैं। जिन्होंने नहीं देखे 1 से 10 तक, वो यूट्यूब पे जाकर के पहली वीडियो इसकी देख सकते हैं। और 11 में से लेकर के दूसरा पार्ट आपको डाल दिया जाएगा। राजपूत जी, सीमा जी आंसर दीजिए। 2 आंसर है। कुमार, कुसुमा कुमारी जी, एस फौजदार जी, रेखा जी, बहुत बढ़िया आंसर। और आपका आंसर 2 चल रहा है, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है वो केंद्रीय मंत्री कितने समय तक रह सकता है? 6 माह तक रह सकता है, लेकिन 6 माह के अंदर उसे सदस्यता ग्रहण करनी होगी। यही बताया था। कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है लेकिन वह केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री, राज्य मंत्री कुछ भी बन सकता है। 6 माह के अंदर उसे अपनी किसी भी संसद की सांसद की सीट लेनी होगी, राज्यसभा से या फिर लोकसभा से लेनी होगी। कितने समय के अंदर लेनी होगी? और नहीं ली तो उसे अपने पद से त्याग पत्र देना होगा। तो उसे अपने पद से त्याग पत्र देना होगा। पिंकी जी, विनीता जी, तुषार जी, नगीना जी। ठीक है, तो ये हुआ आपका 11वें का दूसरा। 2 आंसर हो गया, 11 का 2 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उमेश जी, सभी मित्र आ जाइए जो मेरे अर्ध सेंचुरी से ऊपर मित्र जुड़े हुए थे। ठीक है, चाय पी ली हो, ठंडा पानी पी लिया हो, हल्का सा नाश्ता कर लिया हो। माधुरी जी, हम माधुरी जी, और आंसर इसका हो गया 2। अब 12वें क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए, अब आंसर देते जाइए। ठीक है, कल भी चलेंगे। यदि आपके आज तैयारी नहीं कर पाए, रिवाइज नहीं कर पाए, तो आज रिवाइज कर लेना। प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री महान्यायवादी, ये पूरा आपको रिवाइज करना है। और क्वेश्चन है आपका केंद्रीय मंत्री परिषद। केंद्रीय मंत्री परिषद के त्यागपत्र देने के उपरांत, अर्थात केंद्रीय मंत्री परिषद के त्यागपत्र देने के उपरांत निम्नांकित में से कौन सी एक सही स्थिति नहीं है? अर्थात केंद्रीय मंत्री परिषद ने त्यागपत्र दे दिया तो इनमें से 3 सही हैं, 1 गलत है। 3 सही हैं, 1 गलत है। ध्यान से पढ़ लेना। पढ़िए। केंद्रीय मंत्री परिषद ने, जैसे मान लो मोदी सरकार ने त्यागपत्र दे दिया, तो इसमें से 3 लाइन तो सही है, 3 कथन सही है, 1 गलत है। गलत ढूंढना है, वो स्थिति सही नहीं है, गलत ढूंढना है। बताइए। 12 का पिंकी जी, उमेश जी, नगीना जी, जितेंद्र जी, एस फौजदार साहब, तनु धनखड़ जी। 12 का 1 विजय जी ने, आप 12 का 1 बताया। केंद्रीय मंत्री परिषद त्यागपत्र देने के उपरांत कौन सी स्थिति? तो 3 स्थिति सही है, 1 गलत है। और आंसर 1 चल रहा है। रश्मि जी ने 4 दिया, माधुरी जी ने 1 दिया, विनीता जी ने 1 दिया, नीतू जी ने डी 4 दिया, तुषार जी ने 1 दिया। बताइए आंसर क्या होगा? ध्यान से, चारों कथनों में कोई गलती है? 1 गलती है, 1 कथन में गलती है। बताइए, गलती ढूंढनी है। नीतीश जी, गलती ढूंढनी है। सरोज जी, गलती ढूंढनी है। मंजू जी, सुमन जी, नगीना जी, भाई यूपीएससी में पूछा गया है 2010 में, टफ क्वेश्चन था, टफ कुछ नहीं था। मैं आपको जो व्याख्या देता हूँ, बार बार समझाता हूँ, उन्हीं में से है।
अब शुरू करें। मैं आपको आंसर दूं। 1 और 4 चल रहा है। अब देखते हैं 1 सही है कि 4 सही है। 2 ही क्वेश्चन चल रहे हैं। जय सिंह जी का आंसर 3 आ गया। चलो अच्छी बात है, 3 आ गया। निशा जी और नीतू जी का आंसर 4 है। प्राय 1 और 4 ज़्यादा चल रहा है। सीमा जी, उमेश जी, पक्का आत्मविश्वास है अपने पे। अब देखते हैं 1 या 4 में से आंसर है। चलो मैं शुरू करता हूं। वो कह रहा है केंद्रीय मंत्री परिषद अर्थात सेंट्रल सरकार, मोदी जी की सरकार मान लो, और त्यागपत्र देने के उपरांत पूरा मंत्रिमंडल ने, मंत्री परिषद ने त्यागपत्र दे दिया, अर्थात मोदी सरकार गिर गई, केंद्र की सरकार गिर गई, मोदी सरकार गिर गई, तो कौन सी स्थिति नहीं होगी? अर्थात 3 होंगी, 1 नहीं होगी। तो नंबर 1, केंद्र सरकार ने त्यागपत्र दे दिया तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा क्या? ऐसे कैसे हो जाएगा? मैंने क्या कहा था? राष्ट्रपति शासन राज्य में लागू होता है। राष्ट्रपति शासन राज्य में लागू होता है, तो यहां देश में कैसे हो जाएगा? राष्ट्रीय आपातकाल वो अलग चीज है। राष्ट्रीय आपातकाल 3 आधार पर लगेगा। मंत्री परिषद भंग हो जाएगी, नहीं लगेगा। 3, युद्ध आक्रमण, युद्ध बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, तो आंसर ये गलत है। देखो, त्यागपत्र मोदी दे देता है तो राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनने तक, ये कहता है राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनने तक उन्हें बने रहने के लिए मोदी से कहेगा मोदी जी बैठे रहो। मैंने कहा था जब तक नया पदाधिकारी नहीं आएगा, नई सरकार नहीं बनेगी, तो पुरानी सरकार अपना काम करती रहेगी। आपने देखा होगा, ठीक है, कभी आकलन करना। नया एमपी में देखा होगा कमलनाथ जी के समय, तो कुछ समय 8-10 दिन एक्स्ट्रा रहे थे। ऐसे राजस्थान में वसुंधरा राजे कुछ समय का एक्स्ट्रा रही थी, 8-10 दिन। जब तक नई वैकल्पिक व्यवस्था, जब तक स्थायी सरकार नहीं आई, जब तक राष्ट्रपति कहेगा मोदी जी बैठे रहो। ऐसे अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे से राज्यपाल ने कहा था बिल्कुल यही व्यवस्था है। मैं कह रहा हूं कि वो आपको मोदी सरकार लेके चल रहा हूं। मोदी सरकार गिर जाती है तो ये निश्चित ध्यान रखना, मोदी सरकार जब तक बनी रहेगी, जब तक कोई नई सरकार नहीं आएगी, न उसका पदाधिकारी, मैंने कहा था वो पद खाली नहीं माना जाता जब तक नया अधिकारी नहीं बैठ जाए। जब तक वो बैठा रहेगा वालों हार गया है। ये लाइन सही है, ध्यान रखना इस बात को। नंबर 3, वैकल्पिक व्यवस्था से अभिप्राय। अब देखो इसकी व्याख्या यहां दे रहा है। अभिप्राय क्या है? यथा संभव शीघ्र नई सरकार के गठन हेतु आम चुनाव कराए जाएं। निश्चित है राष्ट्रपति आम चुनाव की घोषणा करेगा, तो मान के जब तक चुनाव नहीं जाए, ठीक है, जब तक चुनाव नहीं जाए जब तक आपको बैठे रहना है। और ऐसा ही होता है, देखना कभी भी राज्य में देख लेना इसकी व्यवस्था, ये भी सही है। और अब 10 मंत्री परिषद अर्थात मंत्री जो हट गए हैं अपने पद पर नई सरकार के बनने तक अपना पद निर्वाह करते रहेंगे, वही बात है। तो ये तीनों लाइनें सही हैं। तो ये तीनों लाइनें क्या कह रही हैं? यदि किसी राज्य में केंद्र सरकार में सरकार गिर जाती है अर्थात नई सरकार बनने तक वो अपने पद पे बने रहेंगे। ये तीनों लाइनें ये कह रही हैं, तीनों लाइनें ये कह रही हैं, ध्यान रखना मेरे मित्र। तो ये चीज आपको मैंने व्याख्या के लिए दी हुए हैं। ऐसे क्वेश्चन आपसे क्लियर हो जाते हैं, ऐसी बातें यहाँ आपको क्लियर हो जाती हैं। कोई दिक्कत? सुमन राजपूत जी, कोई दिक्कत आ रहा है समझ में? आंसर सही है, बहुत बढ़िया आंसर सही है। तो ध्यान रखना ऐसी चीजें हैं। पहले ये देखा करो भाई ये गलत है तो क्यों है। राष्ट्रपति शासन तो इसमें आता ही नहीं है। राष्ट्रपति 352 में, 356, 360, राष्ट्रीय आपातकाल 356 में पहुंच गया। ठीक है, बात करते हैं आगे की। 13वां प्रश्न आ जाइए। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री बताइए। ये मैंने आपको वैसे संविधान सभा पढ़ाऊंगा। संविधान सभा जब पढ़ाई जाएगी, सर जी ड्राइविंग कर रहा हूं बाद में, कोई बात नहीं। पंकज जी दिल्ली से आ रहे होंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? कोई बताएगा? उमेश जी, साक्षी शर्मा जी, तनु जी, विजय जी, 13 का 3। जॉन मथाई, वित्त मंत्री की बात हो रही है, वित्त मंत्री की बात हो रही है, भारत का प्रथम वित्त मंत्री। तो भारत के प्रथम मंत्री
जॉन मथाई थे। कौन थे? बहुत बढ़िया, आंसर भी आपने काफी बच्चों ने दिया। ये तो रटने वाले क्वेश्चन हैं। आपको जब संविधान सभा कराई जाएगी, राष्ट्रीय आंदोलन कराया जाएगा, कैबिनेट मिशन 1946 कराया जाएगा, जब ये आंसर चलेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। ये तो मैं आपको याद कराने के लिए मैंने ये क्वेश्चन आपको डाल दिए गए हैं। तो जॉन मथाई देश का पहला वित्त मंत्री था। वर्तमान में देश का वित्त मंत्री कौन है? कौन है वित्त मंत्री? निर्मला सीतारमण है। ठीक है, आगे बात करें। 14वां प्रश्न पे आ जाओ। भारत में स्वतंत्रता के बाद मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? भारत में स्वतंत्रता अर्थात 1947। ध्यान से पढ़ना इसको, आंसर दीजिए। ऐसे मैंने क्वेश्चन आपको डाल दिए। भारत में स्वतंत्रता के बाद अर्थात 1947, वो बात कर रहा है 1947 के बाद, 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री। तो कानून मंत्री, केंद्रीय मंत्री कौन था? कानून मंत्री, लॉ मंत्री कौन था? BR अंबेडकर। बहुत बढ़िया, अंबेडकर साहब जी थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, और कानून मंत्री थे, ध्यान रखना। ठीक है, बलदेव, ठीक है, ध्यान रखना, बलदेव नहीं। तो आंसर क्या है इसका? आजादी के बाद पूछ रहा है वो, अंतरिम सरकार में नहीं पूछ रहा है। प्रथम मंत्रिमंडल आजादी के बाद की बात पूछ रहा है। तो भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है, 14 का 4, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन पे। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री कौन से नंबर के हैं? मोदी जी कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं? बताइए। संजय जी, दिलीप जी बताइए, सीमा जी, विष्णु जी, नीतू जी, नीतेश जी, शैलेंद्र जी, नीतेश जी बताइए, संजय जी बताइए, रश्मि जी बताइए। 15 का 2, 13 में वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। शैलेंद्र जी 15 कह रहे हैं, मंजू जी 4 कह रहे हैं, ऑप्शन का मतलब 15वां। दिलीप जी 4, नीतेश जी 15वां, रजनीराज जी 14वां, 15वां, 15 का 4 15वां, संजय जी डी 15। तो 4 का मतलब है 15वां चल रहा है। बहुत बढ़िया, आंसर यही है। शशि जी, उमेश जी, सीमा जी, नीतेश जी, रश्मि जी 15वां है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? और इसका आंसर हो गया 15वां है। ठीक है, तो क्रम से कौन से भारत के प्रधानमंत्री 15 में हैं? ठीक है, आगे बात करें। हाँ, सुमन राजपूत जी 15 में, याद रख लेना इसको। बच्चे पूछ रहे थे मोदी जी कौन से नंबर के हैं, तो भारत के क्रम से 15 में हैं। आगे बात करते हैं 16वें का, क्योंकि आज लेट चली थी क्लास, इसलिए मैं व्याख्या आप जानते हैं, और मैं आपसे क्वेश्चन सीधे पूछ रहा हूं। आराम से क्वेश्चन बता दोगे, मुझे आशा है पूरी। ठीक है, बताइए इसके आंसर। क्या आंसर होगा इसका? भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई थी? 1966 में मृत्यु हुई थी। 16 का 3, 16 का 3 चल रहा है। पूजा दिवाकर जी, हाँ जी, रेखा जी, उमेश जी, माधुरी, दिलीप जी, विष्णु जी, विनीता जी, ठीक है, प्रकाश जी, तनु जी, सुमन जी, सीमा जी, मंजू जी, जितेंद्र जी, उमेश जी, नीतू जी, कुसुमा जी, विजय जी, सोनिया जी। आंसर 3 चल रहा है, और आंसर 3 है लाल बहादुर शास्त्री। 11 जनवरी 1966 को इनकी मृत्यु हुई थी, और आप जानते हैं, और ये कहाँ हुई थी, कौन से स्थान पे हुई थी? ताशकंद समझौता हुआ था, उसके एक दिन बाद हुई थी। ताशकंद
उस समय कहाँ था? सोवियत संघ में था। उस समय कहाँ था? ये सोवियत रूस, जिसे सोवियत संघ वर्तमान में कहते हैं, सोवियत संघ जिसे वर्तमान में रूस कहते हैं, रूस में पड़ता था। लेकिन आज वर्तमान में उज्बेकिस्तान में पड़ता है, उसकी राजधानी है उज्बेकिस्तान की वर्तमान में राजधानी है, वर्तमान में यहाँ पे है ये। और समझौता हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ताशकंद समझौता कब हुआ था? 10 मई 1966। अयूब खां और लाल बहादुर शास्त्री के, मतलब पाकिस्तान के अयूब खां और भारत के लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री के समय, ठीक है। और क्योंकि 1965 में एक युद्ध हुआ था, जरा ना, इस पर कोई राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगा था। भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ था, इसमें पाकिस्तान हारा था बुरी तरह, भारत जीता था। तो ताशकंद समझौता हुआ, इस पर कोई राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगा था। 10 जनवरी 1966 ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ताशकंद समझौता पाकिस्तान के अयूब खां प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के मध्य हुआ था। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हुआ था, ठीक है। रूस के सहयोग से समझौता हुआ था, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो ये मैंने आपको बताया, भारत का एकमात्र प्रधानमंत्री जिसकी मृत्यु देश से बाहर हुई थी, लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है। आगे बात करते हैं 17वें पे। ध्यान से देखें, आंसर दें। निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे? इसका मतलब है 3 राज्यसभा के यहाँ में ये कह रहा है। हाँ, क्वेश्चन दूसरा है इसमें, ध्यान से देखें, सही है। तो ऐसा प्रधानमंत्री है, जब ये प्रधानमंत्री था तो लोकसभा का सदस्य था। क्वेश्चन सीधा बोल रहा है कि भैया एक तो लोकसभा के सदस्य के रूप में था, बाकी 3-4 ऑप्शन आते हैं। पेपर देखो, पेपर में जब भी हम क्वेश्चन करते हैं, हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना चाहिए और आंसर अपना पा जाएगा। इसका मतलब क्या कह रहा है कि ऐसे 4 प्रधानमंत्री हैं, लेकिन एक प्रधानमंत्री उस समय जब प्रधानमंत्री था वो लोकसभा के सदस्य था, और बाकी 3 राज्यसभा के होंगे, दूसरे सदन, बस संसद के किसी भी सदन का तो सांसद होना चाहिए। तो एक तो लोकसभा का सांसद है इसमें, और 3 राज्यसभा के, उन 3 ने छोड़ दिया। चौथा आंसर क्या है? सी, पूजा जी, उमेश जी, राइट 3, बहुत बढ़िया। नीते जी, उमेश जी, शैलेंद्र जी, सीमा जी, तनु जी, 17 का 3, चंद्रशेखर आजाद, सही है। मैंने एक ट्रिक कराई थी, मैंने 4 ही, केवल अब तक 4 प्रधानमंत्री रहे राज्यसभा के, उसी से हो रहा है ये ट्रिक। मैंने ट्रिक क्या बताई थी, किसी को याद हो तो? क्या ट्रिक है? मैंने ट्रिक बताई थी, इंदिरा ने देव, इंदिरा गांधी, इंदिरा ने देव इंद्र का मन मोहा, ये बताई थी। इंदिरा ने देव इंद्र का, इंदिरा ने देव इंद्र का मन मोहा। तो इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी थी यहाँ। जो राज्यसभा का HD देव से देवगौड़ा, ये राज्यसभा का सदस्य था। इंद्र कुमार गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल, और मन से मनमोहन सिंह। तो ये तीनों, सॉरी, ये 4 राज्यसभा के सदस्य थे। अब देखिए, HD देवगौड़ा आ गया, और इंद्र कुमार गुजराल आ गया, मनमोहन सिंह आ गया। तो आंसर क्या हो गया? तो आंसर क्या है इसका? चंद्रशेखर है। बहुत बढ़िया आंसर आपने अच्छा दिया, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया इसका? ये 4 राज्यसभा के सदस्य हैं। किसके हैं ये? राज्यसभा के सदस्य हैं, जबकि ये किसका था? लोकसभा का। इंदिरा ने देवेंद्र का मन होया, इंदिरा ने देवेंद्र का मन होया, ठीक है। मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न पा जाओ। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? बहुत बढ़िया प्रश्न है, क्योंकि मैं इसमें व्याख्या बताऊंगा आपको। पहले आप आंसर दें, इसका आंसर दें, फिर मैं इसकी व्याख्या बताने वाला हूं। जय जवान जय किसान का नारा किस प्रधानमंत्री ने दिया?
सही बताना, आंसर सही आना चाहिए। 2 सेकंड दे रहा हूं मात्र। बताइए, 2 आंसर चल रहा है। हाँ जी, 2 आंसर है 18 का। तो सही आंसर है लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। अब ये क्वेश्चन आपको एमपीपीएसपीसी में आया हुआ है। अब मैं आपको 3 क्वेश्चन बना रहा हूं इसी में से, प्लीज। हाँ, चौक करो, क्या करें आप, ग्रीन बोर्ड का कलर, ठीक है, हम चेंज कर देंगे। तो ये तो क्वेश्चन बनाए हुए, अब तो आपको चेंज नहीं हो सकता क्योंकि पहले इसी पे प्रिंट बना हुआ है। फिर बात करते हैं आगे। तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? हाँ जी, हाँ, ग्रीन बोर्ड का कलर चेंज कर देंगे, दूसरे पे हम क्वेश्चन बनवा लेंगे। वैसे तो दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से देखें तो वैसे कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, लेकिन आप कह रहे हैं तो चेंज करवा लेंगे, ठीक है। बता दिए आंसर इसका। आज तो यही रहेगा क्योंकि इसी पे क्वेश्चन बने हुए हैं। तो मैं आपको 3 क्वेश्चन बना रहा हूं। एक तो ये हो गया, तो जय जवान जय किसान का नारा, एक तो सीधा प्रश्न ये बन गया, ठीक है। एक तो आपका सीधा प्रश्न ये बन गया। दूसरा है इसी में जय जवान जय किसान, और इसी में जोड़ दिया जय विज्ञान। अब ये नारा किस प्रधानमंत्री का है? जय जवान जय किसान और 3 हो गए, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किस प्रधानमंत्री ने दिया? इसका आंसर दीजिए। हाँ जी, आंसर दीजिए। हाँ विनीता जी, कोई बात नहीं, बताइए, आंसर दीजिए। शैलेंद्र जी ने कहा अटल बिहारी वाजपेयी ने, बहुत बढ़िया। इसका आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। अटल जी आंसर है इसके, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री ने दिया था। अब इसमें से ये आपके 2 बन गए। अब तीसरा प्रश्न मैं आपको यहां लिख रहा हूं। तीसरा है, ठीक है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, और इसमें जोड़ा नया जय अनुसंधान का नारा किस भारत के प्रधानमंत्री ने दिया? अब इसका आंसर क्या है? जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। हाँ जी, विज्ञान तो पहले तो आपके 2 शब्द जुड़े हुए थे केवल, ठीक है, जवान और किसान। तो ये तो हो गया हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी। फिर इसमें विज्ञान जोड़ दिया हमारे अटल जी ने। अब एक प्रधानमंत्री इसमें अनुसंधान जोड़ दिया। अब बताइए नारा किसका हो गया? नरेंद्र मोदी जी का। हिमांशु जी ने सही आंसर बताया, और ये अटल बिहारी वाजपेयी ने नहीं, जवाहरलाल नेहरू ने नहीं, ये मोदी जी का है, ये हमारे मोदी जी का है, नरेंद्र मोदी ने जोड़ा है, ठीक है। मैंने आपको ये क्वेश्चन इसलिए दिया कि आपको 3 नारे, ठीक है, प्रसिद्ध नारे हैं तीनों, और आपके पास पहुंच जाएंगे, आपकी नोटबुक में लिख जाएंगे। तो तीनों को एंट्री ऐसे कर लेना, ठीक है, क्रम बाई क्रम। संजय जी, विजय जी, कृष्णकांत जी, मोदी आंसर है, बहुत बढ़िया। इसका आंसर जय जवान जय किसान जय विज्ञान। आपका विज्ञान में अटल जी आ गए और अनुसंधान में हमारे मोदी जी आ गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, 19वां। वैसे समय खराब हो गया, आज क्वेश्चन काफी हो जाते हैं, कोई बात नहीं। बताइए आंसर, ध्यान से देना, दे सकते हो, मुझे आशा है पूरा आप आंसर दे सकते हो। भारत की संसदात्मक व्यवस्था में
क्योंकि मैंने बार बार संसदीय व्यवस्था पढ़ाई है, प्रधानमंत्री में संसदीय प्रणाली पढ़ाई है आपको, बार बार मैं बोला हूं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको दिए हैं। संसदनात्मक व्यवस्था में प्रशासन की सर्वोच्च इकाई है। हिमांशु जी नमस्ते, हिमांशु शर्मा जी नमस्ते। भारत की संसदात्मक में प्रशासन की सर्वोच्च इकाई है। तो प्रशासन की सर्वोच्च इकाई किसे मानते हैं? संसदीय सचिवों को मानते हैं, उप मंत्री को, राज्य मंत्रियों को, कैबिनेट मंत्री को। मैंने आपको 3 तरह के मंत्री बनाए। पहला मंत्री कैबिनेट, पहली श्रेणी, दूसरी राष्ट्र मंत्री, तीसरी उप मंत्री और संसदीय सचिव अंतिम श्रेणी मानी जाती है। जो भारतीय संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, तो आंसर क्या होना चाहिए? 4। बहुत बढ़िया, सभी ने आंसर दिया, मुझे आशा थी। बहुत बढ़िया प्रश्न है, लेकिन आप आंसर दोगे। ये 10th क्लास में लिखा हुआ है और आंसर हो गया इसका कैबिनेट मंत्री। सर्वोच्च इकाई मानी जाती है, क्योंकि यही मैंने मौर्य काल बताया था। मौर्य काल में कैबिनेट मंत्री जो मंत्रण थे वही शासन चलाते थे। समाहर्ता, सन्निधाता, मैंने अभी आपको प्रतिष्ठा, व्यवहारिक 4 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बनाए थे, वो आपको इसी के अंतर्गत हैं। तो प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई सेंटर में होती है और सेंटर में कैबिनेट मंत्री होते हैं। ठीक है, ये भी होते हैं, लेकिन इनकी चलती है क्योंकि ये स्वतंत्र विभाग के प्रभारी होते हैं, अपने डिपार्टमेंट के प्रभारी होते हैं। ठीक है, मौर्य काल में जो विभाग हुआ करते थे, ठीक है, विभागों के अध्यक्ष 26 थे और विभाग जो बड़े बड़े अधिकारी, जो सर्वोच्च अधिकारी होते थे, उनकी संख्या 18 थी, जिन्हें तीर्थ कहते थे। अर्थात मौर्य काल में जो कैबिनेट मंत्री होते थे, बड़े बड़े अधिकारी होते थे, उन्हें तीर्थ, जिनकी संख्या 18 थी। मौर्य काल में चाणक्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में लिखा है। ऐसे डिपार्टमेंट हुआ करते थे, 26 डिपार्टमेंटों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, 26 डिपार्टमेंट उल्लेख किया गया, मौर्य काल में पढ़ रहे थे और हम मोदी काल में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 20वें प्रश्न की। देखिए, भारत शासन व्यवस्था का हृदय किसे कहा जाता है? यह भी आपको 10वीं क्लास से, मैंने 10वीं या 12th क्लास से उठाया हुआ, एनसीईआरटी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से ये क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का किताब है। बताइए आंसर इसका। 10वीं 12वीं किताब में से ये लाइन मैंने उठाई गई है आपकी। भारत शासन व्यवस्था का हृदय किसे कहते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है। भारत शासन व्यवस्था का हृदय किसे कहते हैं? राष्ट्रपति को कहते हैं, संसद को कहते हैं, मंत्री परिषद को कहते हैं, या कैबिनेट को कहते हैं, अर्थात कैबिनेट मंत्री को कहते हैं? बताइए। 20 का 3 मंत्री परिषद, 20 का 3 चल रहा है मंत्री परिषद। निशा जी संसद बता रही हैं, विनीता जी मंत्री परिषद, मंजू जी 2 संसद बता रही हैं, पूजा जी। देखो, भारत शासन व्यवस्था का हृदय कहते हैं, प्रशासनिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं। 20 का 2 सही आंसर। रश्मि जी आंसर क्या होगा? मंत्री परिषद होगा। सुनिए, तो भारत शासन व्यवस्था का हृदय कैबिनेट मंत्री होगा, ध्यान रखना। ये मैंने कह दिया, पहले एनसीईआरटी बुक के हैं भाई। कैबिनेट मंत्री की बात कर रहे हैं। अभी जो आपको 19वां प्रश्न बताया था उसी की व्याख्या है। शासन व्यवस्था की सर्वोच्च इकाई किसमें निहित है? आपको विशेष करके कैबिनेट मंत्रियों में, इसलिए इसका आंसर भी कैबिनेट मंत्री, ध्यान रखना। इसका आंसर कैबिनेट है, लिख लेना दोनों को। आपके 19-20 में मंत्री परिषद और आपको मंत्रिमंडल कराई थी। मंत्रिमंडल के नीचे शासन व्यवस्था का हृदय कैबिनेट मंत्रियों कहते हैं, कैबिनेट को कहते हैं। 10वीं क्लास से उठाया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, बात करते हैं, क्योंकि पूरा शासन यही चलाते हैं। ये डिपार्टमेंट के स्वतंत्र प्रभारी होते हैं, सर्वे सर्वा होते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री के सलाहकार होते हैं एक तरह के। ठीक है, अब बात करते हैं 21वें प्रश्न की। बताइए आंसर। 25 क्वेश्चन कराएंगे आज। बताइए आंसर इसका। ये रीट 2017 में आया हुआ है, रीट 2017 में आया हुआ है। श्वेता जी, हाँ जी,
बताइए, लाइक कर दो भाई, लाइक कम है आज, आनंद नहीं आ रहा क्या? लेट हुए, आरकस आ जाता, जब टाइम से नहीं होते, टाइम से लेट जाते हैं, तो ये सीख लो टाइम से जाना। जब हम टाइम से विद्यालय जाते हैं तो मज़ा आता है, टाइम से क्लास में जाते तो मज़ा आता है, और जब लेट जाते तो आरकस तो आवे यार, हमसे कोई कह नहीं दे, भैया जब ही तो है। तो चिंता मत कीजिए, कोई बात नहीं, यदि पहुंच गए समय से, लेट पहुंच गए, लेकिन तब भी अच्छे मन से काम करना है, ठीक है, क्योंकि आपको क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे मिलेंगे। बताइए अगला क्वेश्चन, तो ये 2017 में आया हुआ है, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में एक मंत्री परिषद का प्रावधान है? तो वो मंत्री परिषद का प्रावधान पूछ रहा है, जो राष्ट्रपति उसके कार्यों का निर्वहन करने में सहायता प्रदान करती है। तो संघ मंत्री परिषद की बात पूछ रहा है, और किससे संबंध लगा रहा है? वो राष्ट्रपति से। और आंसर क्या है इसका? निशा जी 78 नहीं, मंत्री परिषद 74 है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं निशा जी। तो ये मैं कह रहा हूं, आप पे आता हुआ क्वेश्चन गलत नहीं हो जाना चाहिए पेपर में, इसलिए ऑब्जेक्टिव आपको कराए जा रहे हैं। हिमांशु जी, हाँ, मंत्री परिषद राष्ट्रपति, वो पेपर वाला आपको कंफ्यूजन कर रहा है, 2-4 लाइन बड़ी बड़ी से बना देगो, तो आपको उसमें ढूंढना है वो पूछ क्या रहा है। एक मंत्री परिषद पूछ रहा है, प्रावधान है, कौन से अनुच्छेद में मंत्री परिषद का प्रावधान है? ये यूं दे सकते हो, लेकिन भ्रमित तो उसने यहां कर दिया है, कुछ नहीं है। और आंसर इसका क्या है? आंसर इसका 78 है, 74 है, सॉरी, पहला 78 ना होकर के कितना है? 74। 78 में तो क्या है? प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं, प्रधानमंत्री सहित प्रधानमंत्री के कर्तव्य और कार्यों का उल्लेख है, राष्ट्रपति के सूचना का अधिकार है, ठीक है। 79 में कौन आ जाएगा? संसद आ जाएगी। 80 में कौन आ जाएगा? राज्यसभा आ जाएगी। उमेश जी, ठीक है, आगे बात करते हैं 22वें प्रश्न पे। देखिए, भारतीय संविधान का 44वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के समय में किया गया? बार बार मैंने आपको बताया है, और मुझे लग रहा है कि सब बताएंगे आंसर इसका। बताइए, 22 का आंसर दें। 4 रश्मि जी ने आंसर दिया, हाँ, रीजनिंग की क्लास हो गई, रवि शर्मा जी रीजनिंग की क्लास हो गई। रश्मि जी आंसर 4 है। तो मैं आपको बार बार ये क्वेश्चन तो मैंने आपको रटा दिया, ठीक है, ये तो मैंने आपको रटा दिया। तो प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे, ठीक है, और राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। 44वां संविधान संशोधन 1978 में पारित हुआ था। कब पारित हुआ? 1978 में पारित हुआ 44वां संविधान संशोधन, ठीक है। इस समय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे और राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे, ठीक है। आगे बात करते हैं 23वें क्वेश्चन की। बताइए, 25 क्वेश्चन कराने, 2 क्वेश्चन हो रहे हैं आपके। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संपत्ति के अधिकार को भारत के संविधान की मौलिक अधिकारों की सूची में विलोपित किया गया? किस प्रधानमंत्री, अर्थात प्रधानमंत्री के नाम पूछ रहा है, किस प्रधानकाल में संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति का अधिकार की बात कर रहा है, अर्थात संपत्ति का अधिकार जो लगा हुआ था अनुच्छेद 31 में और अनुच्छेद 19(1) का में लिखा हुआ था, ठीक है। तो 19(1) काम में नहीं, सॉरी, ठीक है, आप तो याद कर लें 19 में, तो 19(1) में उसके उपभाग में लिखा हुआ था। तो यहाँ से इसे हटा करके, ठीक है, यहाँ से इसे हटा करके और कहाँ विलोपित कर दिया था, और इसे कानून का दर्जा दिया था किस प्रधानमंत्री काल में? संपत्ति मैंने आपको याद करने का तरीका बताया, संपत्ति 54 तो 44वां, और 44वां सीधी बात है, और 44वां कौन करायो? मोरारजी देसाई ने। मैंने कहा 54 4 याद कर लेना, वहां कंफ्यूजन हो जाता है, इंदिरा करें के मोरारजी देसाई करें, और आंसर इसका मोरारजी देसाई है। 54 4 आएगी संपत्ति, ठीक है। और इसे कानून का दर्जा दिया गया, और इसे कहां जोड़ दिया? 300 का में कानून का दर्जा जोड़ दिया गया संपत्ति के अधिकार को, ठीक है। यहां से इनको हटा दिया गया और इसे यहां जोड़ दिया गया, ठीक है।
कोई बात, आगे 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं फटाफट। देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री होंगे, चयनित होता है, नियुक्त होता है, निर्वाचित होता है। आराम से आंसर दोगे रश्मि जी। हाँ, चा में है अचल चल संपत्ति। ठीक है, फटाफट आंसर दें। या तुम टाइप कर दो ना यहाँ तक। हाँ, क्या आंसर है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं। रश्मि जी, क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं। प्रधानमंत्री क्या होता है? घुमा फिरा के पूछने का तरीका है। अभी सेकंड ग्रेड 2019 में आया और आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, सीधी बात है। अनुच्छेद किस में लिखा हुआ है? 75(1) में लिखा हुआ है। प्रधानमंत्री नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ठीक है, अब एक लास्ट में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। इसका आंसर और देने की कृपा करें, फिर आपको कल और एक ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन कराए जाएंगे। आपके 20 क्वेश्चन कल कराए जाएंगे। 45 प्रश्न है प्रधानमंत्री मंत्री पे। कल 20 क्वेश्चन दोबारा कराए जाएंगे। अच्छी तरह याद करके आना। ठीक है, अच्छी तरह याद करके आना। ठीक है, बताइए, निम्नलिखित में से भारतीय किस प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के साथ जो बस चलाई थी, बस राज ने चलाई थी, वो प्रधानमंत्री कौन था? अभी सेकंड ग्रेड 2019 में फिर पूछा गया ये क्वेश्चन है। बताइए, पाकिस्तान में बस चलाई थी। दिलीप जी, आंसर एक है। रेखा जी, ठीक है, 25 का 1। तनु जी, बहुत बढ़िया। विनीता जी, 25 का 1 और आंसर इसका 25 का 1 ही अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है, तो कल आपको 26 से लेकर के और 45 तक के प्रश्न